हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, जिस पे आज हम ये देखेंगे कि जब हमारे मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो किस तरह के वहाँ पे केमिकल चेंजेस होती हैं और किस तरह से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए और क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस मसल को दोबारा से रिलैक्स पोजीशन पे लाने के लिए। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें तो आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि स्केलेटल मसल्स किस तरह से हमारी बॉडी पे कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। इसके टॉपिक के हम बिल्कुल एंड तक पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा एक स्केलेटल मसल का ओवरव्यू लेते हैं कि जिस चीज़ को हम स्टडी करना जा रहे हैं वो एक्चुअल में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, किस नंबर पे जाके वो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम पे देख रहे हैं, ये है आपका स्केलेटल मसल जो अटैच्ड है आपके स्केलेटल सिस्टम मतलब किसी बोन के साथ, और ये जो स्केलेटल मसल फाइबर्स जो होंगे जो बोन के साथ अटैच्ड होते हैं ये होते हैं बंच ऑफ फाइबर्स में बहुत सारे मसल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं बोन्स के साथ। जब हम आप इस डायग्राम पे देख सकते हो कि बंडल्स ऑफ या ग्रुप्स ऑफ आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मसल फाइबर्स के। जब हम उसमें से एक फाइबर को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मतलब सिंगल फाइबर को अगर हम बाहर निकालें तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है कि मायोफाइब्रल का अरेंजमेंट, और मायोफाइब्रल के फॉर्मेशन पे दो तरह के मायोफिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक होते हैं एक्टिन प्रोटीन मायोफिलामेंट और एक होते हैं आपका मायोसिन प्रोटीन मायोफिलामेंट। ठीक है, और जब एक्टिन और मायोसिन मायोफिलामेंट का जो अरेंजमेंट होता है वो एक सार्कोमेयर की क्या करता है फॉर्मेशन करता है। मतलब कि सार्कोमेयर हमें वो स्ट्रक्चर दिखाता है जिसपे एक्टिन मायोफिलामेंट किस तरह से मायोफिलामेंट के आप कह सकते हैं कनेक्शन या उसके साथ वो अटैच्ड है। ठीक है, तो जो भी हमारा मसल फाइबर होगा उसका जो बेसिक यूनिट होगा वो कौन सा होगा, सार्कोमेयर। अब यही यूनिट्स बार बार रिपीट होके पूरे एक मसल फाइबर की क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने और भी पढ़ा है और वीडियोस में कि जो जिस तरह से सेल को हम कहते हैं कि इज द बेसिक स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फिर हम नेफ्रॉन के लिए हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज, दैन न्यूरॉन को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। इसी तरह से जो मसल फाइबर का जो आप कह सकते हो बेसिक यूनिट है वो कौन सा होगा, इसका सार्कोमेयर होगा। ठीक है, अब हम इसी सार्कोमेयर को अगर हम थोड़ा और इलेबोरेट करके देखें तो इस पे आपको दो तरह का अरेंजमेंट नज़र आ रहा है। एक आपको नज़र आ रहा है पर्पल, जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं दोनों साइड पे, ये होती है एक्टिन मायोफिलामेंट, और जो बीच पे आपको ये ग्रीन कलर की नज़र आ रही है ये कौन सी है, मायोफिलामेंट का अरेंजमेंट। ठीक है, देन उसके अलावा जब आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और इलेबोरेट करोगे तो आप देखोगे कि ये जो पर्पल स्ट्रक्चर जो आपको सर्कुलर या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इस पे आपको तीन तरह के कंपोनेंट मिलते हैं। ठीक है, जब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे तो जब आप कह सकते हैं इनके कंपोनेंट्स को हम अलग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलते हैं जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन होकर पूरे इस तरह के पर्पल लाइक स्टेट लाइक स्ट्रक्चर की वो फॉर्मेशन करें, और एक आपको नज़र आ रही है ब्लू स्ट्रक्चर जो इन्हीं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, रैप कर रहा है, मतलब इसको वो पैक कर रहा है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो स्ट्रक्चर होता है ट्रोपोमायोसिन का। ठीक है, और इसी पे आपको तीसरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये रेड कलर का, इस पे आपको तीन आप कैसे ये ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर, इस पे आपको तीन पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट जिसके साथ जी एक्टिन बाइंड करेगा, मतलब ये जो आपके एफ एक्टिन है जो आपका ट्रोपोनिन का ये वाला हेड वाला पार्ट होगा ये इस पर्पल रीजन के साथ क्या होगा, अटैच्ड होगा या बाइंड करेगा। ठीक है, सेकंड जो ग्लोबुलर वाला पार्ट है ये बाइंड करेगा किसको, कैल्शियम को, और ये काफ़ी जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये बाइंड करेगा इस
पर्पल वाले स्ट्रक्चर, सॉरी इस ब्लू के स्ट्रक्चर को, जिसको हम कह रहे हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ कि जो हम कह रहे हैं कि एक्टिन मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर है, इस पे 3 कंपोनेंट्स इसके प्रेजेंट होते हैं। एक जो ग्लोबुलर पर्पल में नजर आ रहा है वो है इसके एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है एक्टिव साइट्स। अब इन एक्टिव साइट्स का क्या फंक्शन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड जो कंपोनेंट होता है एक्टिन मायोफिलामेंट का, वो है कि जो इस ग्लोबुलर जब पर्पल स्ट्रक्चर को क्या करता है, रैप करता है या कवर करता है, और वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है इसका, ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर। और तीसरा स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे रेड नजर आ रहा है, इस पे 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो इसी पर्पल स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होगा, सेकंड पार्ट जिसके साथ कैल्शियम बाइंड करेगा, और तीसरा पार्ट वो जो इस ट्रोपोमायोसिन के साथ क्या होगा, अटैच्ड होगा। मतलब तीनों जो इसके पार्ट होंगे वो इसके कंपोनेंट के साथ क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे। ठीक है, देन अगर हम दूसरी तरफ आए, जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं मायोसिन मायोफिलामेंट, इस पे आपको इस तरह का अरेंजमेंट नजर आएगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके देखें तो 2 हैवी चेन्स जो होते हैं वो एक दूसरे को कॉइल करके एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं, और जो इनका आप कह सकते हो एंड वाला रीजन होगा वहाँ पे हेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके रिजेम्बलेंस जस्ट इस तरह से होते हैं जिस तरह से आपका ये गोल्फ का एक क्लब होता है, या आप कह सकते हो हॉकी कह लो, उसके शेप की तरह का एक्टिन मायोफिलामेंट का क्या होता है, स्ट्रक्चर होगा। और इनके रीजन पे जो आप कहते हैं ये जो रीजन है ये इसकी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, जो इनके मसल कंट्रैक्शन पे क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेर। क्योंकि जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, इन्हीं स्ट्रक्चर पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिन मायोफिलामेंट के क्या क्या कंपोनेंट है और किस तरह से वो अटैच्ड है, और जो मायोफिलामेंट है उनके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, और हैवी चेन और लाइट चेन का किस तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। ठीक है, देन अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, वहाँ पे भी अब सार्कोमेर तक हम किस तरह से पहुँचेंगे। देखो, जब भी हमने इससे पहले वाली वीडियो पे भी हमने आपको बताया था कि जब भी कोई सेल किसी रेस्टिंग कंडीशन पे होता है तो वो किसी तरह का वहाँ पे आयन का डिस्टर्बेंस नहीं होता, बट जैसे वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस या स्टिमुलस मिलता है वो एक एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म पे चलता है, और जिस टारगेट रीजन तक पहुँचता है वहाँ पे वो डिफरेंट तरह की आयन्स की चेंजेस लाता है। ठीक है, अब आप मान लो कि ये अगर एक मसल है, इस मसल के साथ ये जो आपका एक नर्व या आप कह सकते हो नर्व सेल या एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, अटैच्ड है, क्योंकि यही एक्चुअल में सिग्नल लेके आगे इस मसल तक कि आपको क्या करना है, कंट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन के एक्सॉन वाला पार्ट है जो डायरेक्ट इस मसल के कांटेक्ट पे आ रहा है, और ऐसे वाला पार्ट जब एक्सॉन डायरेक्ट मसल के कांटेक्ट पे आता है उस पार्ट को, जो उस जंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, और ये जो आपको काफ़ी लोब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो इस मसल के साथ अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल। और जिस स्ट्रक्चर के साथ मसल के साथ वो अटैच्ड है वो हो गया इसका सार्कोलेमिना, जिसको हम इन द केस ऑफ मसल फाइबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, सार्कोलेमिना। ठीक है, देन फिर उसके बाद ये आपको अरेंजमेंट्स नजर आए किस तरह से जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो भी मसल फाइबर के साथ इनर्वेटेड हैं। देन उसके अंदर प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उनके अंदर यही मायोफाइब्रल जिनका अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि मायोफाइब्रल पे एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो दिखा रहा है कि जो भी नर्व सेल से स्टिमुलस आएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल वो मसल तक पहुंचेगा, और मसल फिर किस तरह से अपने में चेंजेस लाके उस सिग्नल को आगे की तरफ कैरी ऑन करेगा और अपने आप को क्या करेगा, वो कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देन अब हम देखेंगे कि किस तरह का जो चेंजेस होगा, कि किस तरह से जो मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस तरह से वहाँ पे एक स्टिमुलस को जनरेट करेगा, जाए आपके तो वहाँ पे किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जो फाइनली सार्कोमेर की कंट्रैक्शन पे रोल क्या करेगा, प्ले करेगा। ठीक है, ये हमने दिखाया कि अगर ये जो नर्व का स्ट्रक्चर, अभी हमने जो लास्ट स्लाइड पे देखा कि ये जो इसका
काफ़ी लोब लाइक स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट इसके सार्कोलेमिना के कांटेक्ट पे आ रहा है। अब हमने इसको इलेबोरेट किया, अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस है। ये जो पार्ट है ये एक्सॉन वाला पार्ट है जो मसल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट पे आ रहा है, ठीक है। अब जैसे एक्शन पोटेंशियल नर्व के एक्सॉन वाले पार्ट से बिल्कुल मसल्स के सरफेस तक आएगा तो क्या होगा कि जैसे एक्शन पोटेंशियल आएगा, जो ये लोब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होगा कि जो इनके पास कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होगी, मतलब एंड ऑफ द एक्सॉन के बिल्कुल टर्मिनल पे जो कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होगी, जैसे एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पहुँचेगा वो इन चैनल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। और ओपन करने से बाहर से जितना भी कैल्शियम होगा वो इसके अंदर इंटर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम इंटर होगा टर्मिनल लोब ऑफ द एक्सॉन, तो क्या होगा कि जो इस टर्मिनल पे सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट हो गए जिनके अंदर प्रेजेंट होगा न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइलकोलाइन। इसका ये फंक्शन होगा कि जो इस एक्सॉन वाले पार्ट का सिग्नल जो एक्शन पोटेंशियल है वो नेक्स्ट सार्कोलेमिना के पार्ट तक क्या करे, ट्रांसफर करे, क्योंकि यहाँ से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एक मीडिएटर चाहिए जो यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ तक इसको ट्रांसफर करे, ठीक है। और वो ट्रांसफर कौन करेगा, ये एसिटाइलकोलाइन जिसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये कैसे रिलीज होगा कि जैसे एक्शन पोटेंशियल यहाँ एंड तक पहुंचा, कैल्शियम चैनल ओपन हुई, कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ आए। अब जैसे अंदर आएगा वो इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को फ्यूज कराएगा एंड ऑफ द टर्मिनल ऑफ द एक्सॉन। फ्यूज होने के बाद ये वेसिकल्स रप्चर होंगे और जो इसके अंदर ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ये है एसिटाइलकोलिन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, वो यहाँ से रिलीज होगा और जो मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम सार्कोलेमिना कह रहे हैं उसके साथ बाइंड करेगा। और बाइंड करने से क्या होगा कि जो सार्कोलेमिना पे सोडियम चैनल प्रेजेंट होंगी वो हो जाएंगी ओपन, और ओपन होने के बाद जो बाहर का सोडियम है वो इस मसल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिससे इसका आयन का आप कह सकते हो कि बैलेंस बिगड़ेगा या आप कह सकते हो ये डीपोलराइज्ड हो जाएगा, जिससे अब यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। और वो यहाँ से चलता हुआ नेक्स्ट जो पार्ट होगा मसल का वहाँ तक वो चलेगा और नेक्स्ट पार्ट को वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जैसे एसिटाइलकोलिन इस सोडियम चैनल के साथ बाइंड हुआ, उसने सोडियम को अंदर लाया, मतलब जैसे इसका काम फिनिश होगा तो ये यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज। वो अब क्या करेगा, इस एसिटाइलकोलिन को क्या करेगा, यहाँ से आप कह सकते हो ब्रेक डाउन करेगा, इसका दो कंपोनेंट पे तोड़ देगा, एक कोलिन और दूसरा एसिटिक एसिड, ताकि ये यहाँ से हट जाए और जो सोडियम चैनल है वो अब दोबारा से क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। क्योंकि एक बार अगर स्टिमुलस आया तो वो अपना काम करके वहाँ से फिनिश भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो स्टिमुलस वहाँ पर रहे और लगातार आपका मसल कंट्रैक्ट करता रहे, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, जैसे उसने सिग्नल ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की फॉर्मेशन होगी, तो एकदम से एसिटाइलकोलिन अपनी साइड से हट जाएगा और उसको हटाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये एंजाइम एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज। वो इस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कर देगा, उसके दो कंपोनेंट कोलिन और एसिटिक एसिड। फिर ये कोलिन दोबारा से यहाँ से रीअब्जॉर्ब होके आ जाएगा दोबारा से इसी स्ट्रक्चर के अंदर, और दोबारा वो एसिटिक एसिड से बाइंड करके दोबारा से एक फ्रेश न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन करके दोबारा से एक न्यू सिनेप्टिक वेसिकल पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आए तो वो दोबारा से ये पूरे साइकिल को क्या कर सके, रिपीट कर सके, ठीक है। और जो बाहर वाला एसिटिक एसिड इसका सेकंड पार्ट होगा वो वहाँ से इस साइड से डिफ्यूज होके बाहर की तरफ जब कहते हैं इस साइड से वो काफ़ी दूर चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही सिग्नल मतलब न्यूरॉन ने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सार्कोलेमिना ऑफ मसल फाइबर, तो आगे का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा कि आगे क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या होगा कि ये आगे आप कौन सा सार्कोलेमिना का स्ट्रक्चर जो वहाँ से मतलब एक्शन पोटेंशियल जो एक्सॉन के टर्मिनल से ट्रांसफर हो गया था सार्कोलेमिना या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर पे, तो अब किस तरह से एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ चलेगा और आगे क्या क्या चेंजेस लाके वो फाइनली किस तरह से सार्कोमेर तक पहुंचेगा वो हम इस स्लाइड पे देखेंगे। जैसे एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमिना ऑफ मसल फाइबर से चलेगा तो ये आगे जाके एक्टिवेट करेगा किसको, टी ट्यूब्यूल को,
और टी ट्यूब्यूल जो होगा वो किसके कंटेक्ट पे होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर। और जैसे ही वो इसके कंटेक्ट पे आएगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होगा, कैल्शियम। और जैसे यहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा वो डायरेक्टली बाइंड कर जाएगा एक्टिन मायोफिलामेंट के ट्रोपोनिन के पार्ट के साथ, जो हमने पहले डिस्कस किए ना कि जो ये रेड पार्ट होता है ट्रोपोनिन का, इसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ कैल्शियम क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कैल्शियम बाइंड करेगा तो इस सार्कोमेर पे डिफरेंट तरह के चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे हमने ये बोला कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मायोफाइब्रल या मसल फाइबर तक पहुंचा तो इसने एक्शन पोटेंशियल के यहाँ आगे चलने से उसने टी ट्यूब्यूल से इस मसल फाइबर या मायोफाइब्रल के अंदर इंटर हुआ। इंटर होने के बाद उसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या किया, एक्टिवेट किया। और एक्टिवेट होने के बाद सिंपली क्या हुआ कि वहाँ से कैल्शियम चैनल ओपन हुई और कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंटर हो गया सार्कोप्लाज्म ऑफ मायोफाइब्रल। जैसे सार्कोप्लाज्म पे इंटर हुआ आगे क्या प्रेजेंट था, वो सार्कोमेयर का यूनिट। तो जो कैल्शियम वहाँ से रिलीज होगा वो इस एक्टिन मायोफिलामेंट के ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करना शुरू कर देगा। और जैसे ही वो यहाँ पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद जो ट्रोपोमायोसिन ने इन एफ एक्टिन मॉलिक्यूल को चारों तरफ से रैप करके रखा था वो अनरैप हो जाएंगे। मतलब कि जो इस एफ एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट्स थी वो अब एक्सपोज्ड हो जाएंगी। ठीक है, जब तक कैल्शियम बाइंड इनके साथ नहीं करेगा तब तक जो इन पर्पल वाले पार्ट मतलब जो एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्टिव साइट एक्सपोज नहीं होंगी, वो इस ट्रोपोमायोसिन के अंदर ही वो हिडन रहेंगी। ठीक है, पर जैसे कैल्शियम बाइंड करेगा इस ट्रोपोनिन के साथ तो जो ये आपके से ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर है ये वहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा। और क्या डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा कि आप कहोगे कि जो इसने एक्टिव साइट को हिडन करके रखा था वो एक्टिव साइट यहाँ से क्या हो जाएंगी, एक्सपोज्ड हो जाएंगी। और एक्सपोज्ड होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा कि जो ये मायोसिन मायोफिलामेंट है वो इस एक्टिन वाले पार्ट के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है, और जब वो बाइंड कर जाएगा तो वो कौन से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, क्रॉस ब्रिज की। ठीक है, हम दोबारा से इस स्लाइड को थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने ये बोला कि जैसे ही एक्सॉन से एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हुआ सार्कोलैमिना या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर तो वहाँ से वो टी ट्यूब्यूल के थ्रू इंटर कर गया बिल्कुल मसल फाइबर के अंदर या मायोफाइब्रल के अंदर। फिर उसने एक्टिवेट किया किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्टिवेट इन द सेंस कि इसने इस सार्कोप्लाज्मिक की कैल्शियम चैनल को ओपन किया तो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर डिफ्यूज आउट होके डायरेक्ट आ गया सार्कोप्लाज्म पे। और जैसे सार्कोप्लाज्म पे आया कैल्शियम वो बाइंड कर गया ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल पार्ट के साथ। जैसे वो बाइंड किया तो जो ट्रोपोमायोसिन थे वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हुए। डिसलोकेट होने से क्या हुआ कि इसके जो एफ एक्टिन के जो एक्टिव साइट हिडन थी वो एक्सपोज्ड हुई। और जैसे एक्सपोज्ड होंगी मायोसिन मायोफिलामेंट उस एक्टिव साइट के साथ क्या कर जाएंगे, ये बाइंड कर जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन कर देंगे वहाँ पे, क्रॉस ब्रिज की। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्रॉस ब्रिज होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे क्रॉस ब्रिज हुआ अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आएंगी। ये हमने कहा कि कैल्शियम बाइंड हुआ ट्रोपोनिन के एक पार्ट के साथ, ट्रोपोमायोसिन वहाँ से डिसलोकेट हुआ जब कैसे थोड़ा वो अपने पोजीशन से चेंज हुआ। चेंज होने के बाद जो एक्टिव साइड थी वो एक्सपोज्ड हो गई। अब देखो एक्टिव साइड बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई और जब जैसे नीचे की तरफ आएंगी तो जो ये मायोसिन हेड होगा वो इस एक्टिव साइड के साथ एक आप कह सकते हो ब्रिज बना देगा, जब उसके साथ बाइंड करके क्रॉस ब्रिज की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और ये दिखा रहा है फर्स्ट पे हमने हुआ एक्सपोजर ऑफ एक्टिव साइड कैसे हुई, कैल्शियम बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद यहाँ से ट्रोपोमायोसिन थोड़ा सा डिसलोकेट हुआ जिससे एक्टिव साइट क्या होगी, एक्सपोज होगी। ठीक है, अब जैसे एक्टिव साइट एक्सपोज हुई तो क्या होगा कि जो मायोसिन का हेड है वो इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन। ठीक है, तो थर्ड स्टेप पे क्या होगा, पावर स्ट्रोक। ठीक है, अब जो मायोसिन जब इस एक्टिव साइट एक्टिन के साथ बाइंड करेगा तब आप देख सकते हो ये पीछे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, जिससे जो ये एक्टिन मायोफिलामेंट है ये आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव कर, मतलब अब ये
हेड वाला जो पोर्शन होगा वो अब इस एक्टिन मायोफिलामेंट को क्या करेगा, पुल करेगा आगे की तरफ, ठीक है, जिससे अब मसल्स क्या होंगे, कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और पावर स्ट्रोक आप यही कह सकते हो कि जब मायोसिन इस एक्टिन मायोफिलामेंट को क्या करेगा, पुल करेगा, मतलब उसको साइज पे कम करने की कोशिश करेगा, या आप कह सकते हो दोनों जो एक्टिन मायोफिलामेंट है जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने या क्लोज कांटेक्ट पे आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर स्ट्रोक। अब जैसे ही पावर स्ट्रोक यहाँ पे होगा तो जो एडीपी इस मायोसिन हेड के साथ अटैच था वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ये हेड तब तक इसके कांटेक्ट पे रहेगा एक्टिव साइट के जब तक यहाँ पे दोबारा से एक नया, आप कह सकते हो कि वो यहाँ पे प्रेजेंट ना हो जाए। क्या प्रेजेंट ना हो जाए, कि जब तक दोबारा से यहाँ पे एक एटीपी की फॉर्मेशन ना हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो एटीपी का हम ये कह सकते हैं कि जब एटीपी इस मायोसिन हेड के साथ अटैच्ड होता है तो वो क्या करता है कि इस मायोसिन हेड को जब एक्टिन को पुल करना होगा तो यही एनर्जी को यूटिलाइज करके वो एक्टिन मायोफिलामेंट को आगे की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। और जब इस क्रॉस ब्रिज को यहाँ से टूटना होगा तब वो क्या करेगा कि एटीपी का एक नए मॉलिक्यूल को अपने साथ क्या करेगा, अटैच करेगा, ठीक है। जब तक एक नया एटीपी का मॉलिक्यूल इस मायोसिन हेड के साथ अटैच नहीं होगा तब तक ये जो आप कह सकते हो जो क्रॉस ब्रिज बना था वो यहाँ से खत्म नहीं होगा, वो उसी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। बट जैसे एटीपी मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करेगा ये इससे डिटैच हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे क्रॉस ब्रिज रिलीज होना। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि इसी मायोसिन हेड पे प्रेजेंट होते हैं एटीपीएस, जो एटीपीएस क्या करेंगे, इस एटीपी को ब्रेक डाउन कर देंगे किस पे, एडीपी और पी पे, और जो यहाँ से एनर्जी निकलेगी वो स्टोर हो जाएगी इस मायोसिन हेड पे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम इसको मायोसिन को एक्टिन मायोफिलामेंट को पुल करना होगा तो वो इसी एनर्जी क्या करेगा, वो यूज करेगा, ठीक है। इट मीन्स कि इस डायग्राम पे हमने देखा कि जब पावर स्ट्रोक होगा तो एडीपी यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये तब तक मायोसिन इसके कांटेक्ट पे रहेगा जब तक एक नया एटीपी मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड नहीं कर जाता। जैसे ही एक नया एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड करेगा क्रॉस ब्रिज यहाँ से टूट जाएगा, फिर जो मायोसिन हेड पे प्रेजेंट होगा एटीपीएस एंजाइम वो एटीपी को ब्रेक डाउन कर देगा एडीपी और पी में, और जो एनर्जी निकलेगी वो इस मायोसिन हेड पे क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर क्या होगा कि जो आपका मायोसिन हेड जो आगे की तरफ इस तरह से टिल्ट हो गया था वो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। अगर आप देखो अब यहाँ से एरो आगे की तरफ जा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है कि अगर कैल्शियम अभी भी यहाँ पे बाइंड रहेगा तो ये साइकिल फिर दोबारा से क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। दोबारा से जो मायोसिन हेड है वो इस एक्टिन मायोफिलामेंट के एक्टिव साइट के साथ दोबारा बाइंड करेगा और फिर से क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इट मीन्स कि जब तक कैल्शियम इस ट्रोपोनिन के पार्ट के साथ बाइंड रहेगा तब तक ये पूरा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। जैसे यहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा तो ये मसल कंट्रैक्ट करना भी यहाँ से क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो सारा चेंज क्या हो रहा है कि जैसे एक्शन पोटेंशियल आएगा वो कैल्शियम रिलीज करा के सीधा सार्कोमेयर के ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा, तो ये पूरा प्रोसेस जो वहाँ पे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। एक्टिव साइट सबसे पहले एक्सपोज्ड होंगी, फिर क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद पावर स्ट्रोक मसल कंट्रैक्ट करेगा, फिर क्रॉस ब्रिज रिलीज होगा, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होगी और दोबारा से इसको कहेंगे हम रिकवरी स्ट्रोक कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हमने रिवाइज करना हो तो हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे हमें कह रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल आने से क्या हुआ, एक्सॉन के एंड तक जो उसके पास एक्सॉन के एंड पे कैल्शियम चैनल थी वोल्टेज गेटेड वो यहाँ से ओपन हुई, कैल्शियम बाहर से सेल के एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट के अंदर आया, अंदर आने से जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन जो वेजिकल्स के अंदर स्टोर थे उसको वहाँ से इसने रिलीज करवाया, रिलीज करने से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सार्कोलेमिना ऑफ मसल
फाइबर, और जैसे वो मसल फाइबर के सोडियम चैनल के साथ एसिटाइल कोलिन अटैच्ड हुए, सोडियम चैनल ओपन होगी और बाहर का जो सोडियम था वो सेल के अंदर आना शुरू हुआ, जिससे वहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगी, मतलब यहाँ पे अब दोबारा से एक एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन होगी। और जैसे एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट हुआ, अब वही से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चलता रहेगा तब तक जहाँ पे उसको टी ट्यूब्यूल ना मिले। जैसे टी ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर मिलेगा वो एक्शन पोटेंशियल अंदर की तरफ आएगा, एक्टिवेट करेगा किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और वहाँ से जो कैल्शियम स्टोर था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो वहाँ से रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद वो बाइंड कर जाएगा ट्रोपोनिन के साथ, और जैसे ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा एक्टिव साइट यहाँ से एक्सपोज्ड होंगी, मायोसिन हेड एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी, एडीपी फिर वहाँ से रिलीज हो जाएगा। जब एडीपी रिलीज होगा तो एक नया एटीपी वहाँ पे अटैच होगा। जब वह नया एटीपी मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो ये क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन थी वो टूटेगी, मतलब क्रॉस ब्रिज यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो जो मायोसिन हेड आगे की तरफ हुआ था वो अब दोबारा से नॉर्मल पोजीशन, मतलब रिकवरी स्ट्रोक के पीछे की तरफ आ जाएगा। तो ये साइकिल तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कैल्शियम इसके साथ बाइंड रहेगा। अगर कैल्शियम यहाँ से रिमूव हो गया तो ये बिल्कुल रिकवरी स्ट्रोक पे आके बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, तो फर्दर वो मसल को कंट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो पे हमने ये देखा कि किस तरह से जो एक्शन पोटेंशियल है जब आता है मसल तक तो किस तरह से वहाँ पे चैनल्स ओपन और क्लोज होती हैं, और कौन सी चैनल किस तरह का आगे जाके चेंज लाती है, और फाइनली जो कैल्शियम है या एटीपी है वो किस तरह के मसल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। मैंने बेस्ट ट्राई की है कलरफुल डायग्राम से दिखाते हुए कि आपको ये समझ आ जाए। तो ये कंटेंट हमने इंटरनेशनल बुक आप कह सकते हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की शैली है, वहाँ से हमने डायग्राम्स को पिक किया ताकि आपको कलरफुल जो रिप्रेजेंटेशन हम आपको यहाँ दे सकें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।